नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। यूथ बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन और कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोटा की रहने वाली अरुंधति ने आरोप लगाया है कि इस्तांबुल में होने वाली सीनियर वर्ग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में बिना ट्रायल के लवलीना का चयन किया गया है। इतना ही नहीं, अरुंधति ने ये भी कहा कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने निर्णय वापस नहीं लिया तो वो कोर्ट में केस करेंगी। आपको बता दें, अरुंधति लगातार 6 इंटरनेशनल गोल्ड और 1 सिल्वर जीत चुकी हैं। हाल में हुई सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है। अरुंधति ने कहा कि 2019 में ओलंपिक ट्रायल के समय यूथ वर्ग में होने के कारण उन्हें ट्रायल में नहीं लिया गया, लेकिन अब मैं सीनियर वर्ग में हूं। यदि फेडरेशन को लवलीना में ज्यादा काबिलियत दिख रही है तो ट्रायल से क्यों डर रहे हैं? ट्रायल के आधार पर दोनों में से जो भी बेस्ट नजर आए उसे देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। एक ही अपील है कि एज पर नॉर्म्स मुझे भेजिए, क्योंकि मैं भी एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो अभी लास्ट मंथ हिसार में हुआ। और आप लोगों को अगर लगता है कि वो मुझसे बेस्ट है तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस एक ट्रायल करवा दीजिए। जो सच में जीतेगा आप उसे भेजिएगा, जो वेल डिजर्विंग है वो भी जाना चाहिए। स्याह रात में दे दनादन की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसकी सच्चाई उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। मारपीट की ये तस्वीरें भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र के शीशवाड़ा गांव की हैं। बताया जा रहा है कि यहां नौकरी दिलाने के नाम पर रमेश नाम के शख्स ने करीब 2 साल पहले सुरेंद्र नाम के शख्स से नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लिए थे। 2 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगने से सुरेंद्र 30 अक्टूबर को रमेश से पैसे मांगने गया था। उस वक्त सुरेंद्र ने रमेश को 2 नवंबर को पैसे घर पर जाकर देने की बात कहकर लौटा दिया। 2 नवंबर को सुरेंद्र पैसे नहीं देने आया और फिर रविवार की रात वो अपने कुछ साथियों के साथ हथियार लेकर रमेश के घर पहुंच गया और उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, जब रमेश की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस चंबल की पहचान कभी कुख्यात डाकुओं की वजह से होती थी, उसी चंबल की पहचान अब महिला शक्ति के केंद्र के तौर पर होने लगी है। यहाँ जिला प्रमुख से लेकर जिला जज और करीब करीब सभी प्रमुख पदों पर इन दिनों महिलाएं विराजमान हैं। हाल ही में जिला परिषद एवं पंचायत के चुनाव में भी यहाँ प्रमुख पदों पर महिलाएं ही सुशोभित हुई हैं। जिले की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर रीटा तेजपाल पदस्थापित हैं। तो वहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था की चुनाव प्रक्रिया से मिलने वाली सबसे बड़ी जिला प्रमुख की कुर्सी हाल ही में भगवान देवी के हिस्से में आई है। धौलपुर शहर की प्रथम नागरिक यानी कि नगर परिषद सभापति के पद पर खुशबू सिंह पहले से ही स्थापित हैं। तो धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी बेहतरीन काम कर रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी सीमा छोर पर भी महिलाएं ही राज कर रही हैं। यहाँ राजाखेड़ा प्रधान के पद पर लता कंवर और उप प्रधान के पद पर सीमा पदस्थापित हैं। डांग इलाके के सरमथुरा में द्रौपदी देवी प्रधान हैं, तो बाड़ी में नवलदेई उप प्रधान हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बिहार में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के बाद कई जिलों में पुलिस ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। हाल ही में गोपालगंज समेत कुछ जिलों में जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया था और इस बीच अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए कई शहरों में प्रशासन एक्शन में आ गया। नवादा में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि इस दौरान करीब आधा दर्जन अवैध शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें तोड़ा गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में प्रशासन की टीम अवैध शराब को बहाती दिखी। इसके साथ ही शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया गया। इसी तरह मुंगेर में भी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसके तहत कुछ जगहों पर अवैध शराब की भट्टियों का पता चला। बताया गया है कि पुलिस को देखते ही बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस ने उन भट्टियों को तोड़ने में देरी नहीं की। इसी तरह कई दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम एक्शन में दिखी।
अवैध शराब के मुद्दे पर बिहार में जहां विपक्षी दल नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, वहीं राज्य में शराबबंदी पर दोबारा विचार करने की भी मांग उठने लगी है। यही वजह है कि प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन में दिख रहा है ताकि इस कारोबार पर जल्द से जल्द नकेल कसी जा सके। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाद की किल्लत की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं रबी की फसल की बुआई का वक्त ना गुजर जाए। इसलिए दमोह के कई किसान खाद के लिए सड़कों पर उतर आए और खाद न मिलने से नाराज इन किसानों ने खूब हंगामा किया। दमोह से सामने आई एक तस्वीर में कृषि मंडी के सामने वाली सड़क पर कई किसान धरने पर बैठ गए। उन्होंने सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया। इस दौरान खाद के लिए हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस के जरिए समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो लोग नहीं माने और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि खाद की कालाबाजारी की वजह से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। पूरा प्राइवेट जो व्यापारी है उनको दे दिया गया है। प्रशासन की स्वयं मंशा समझ में आ रही हम लोगों को। बताया गया कि प्रशासन की ओर से कई बार भरोसा मिलने के बावजूद किसानों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। हालांकि इस हंगामे के बाद प्रशासन ने खाद बांटने के लिए वहां एक टीम तैनात कर दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने बीच सड़क पर होमगार्ड के एक जवान की पिटाई कर दी, वो भी पुलिस वालों के ही सामने। बताया गया कि ट्रैफिक जाम खुलवाने पहुंचे जवान की वहां मौजूद एक दुकानदार से रेहड़ी हटवाने पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद तो दुकानदार और उसके साथियों ने पुलिस वालों के सामने ही जवान को दबोच लिया और उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। धक्का मुक्की में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। एक महिला ने तो जवान की कॉलर पकड़ ली और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। हंगामे के बीच वो जवान सड़क पर ही गिर पड़ा, लेकिन भीड़ ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान वहां पुलिस के कई दूसरे जवान भी मौजूद दिखे, लेकिन वो भी पूरी तरह बेबस नजर आए। वो बस चुपचाप अपने साथी को पिटता देखते रहे। इस दौरान जवान ने बचकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने उसे दौड़कर फिर पकड़ लिया। वहां काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में किसी तरह पुलिस वालों ने अपने साथी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। दरअसल होमगार्ड का जवान जाम खुलवाने पहुंचा था। इस दौरान उसने वहां खड़े एक फल वाले को अपनी रेहड़ी हटाने के लिए कहा। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दुकानदार का आरोप है कि जवान ने उसके सिर में डंडा मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद दुकानदार के पक्ष के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने होमगार्ड की पिटाई कर दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है। कई इलाके पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक में पानी ही पानी भरा है। इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि चेन्नई में अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में मंगलवार तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तमिलनाडु में लगातार हो रही बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अकेले चेन्नई में ही 300 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 राहत और बचाव कैंप बनाए गए हैं। चेन्नई के साथ साथ सिरुकलथुर, कबनूर, कुंद्राथुर, थिरुवमुदिवाक्कम, थिरुनिरमलाई इलाके का भी हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद चेन्नई में उत्तर पूर्व मानसून ने इस कदर कहर बरपाया है। खास बात यह है कि इस बार यहां सामान्य से 43% ज्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु में बारिश की वजह से बिगड़े हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से बात की है और राज्य में भारी बारिश से बदहाल स्थिति पर चर्चा करते हुए भरोसा दिलाया है कि बचाव और राहत कार्य में केंद्र से सभी संभव मदद दी जाएगी। जहरीले झाग के समंदर में तब्दील हो चुकी ये दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी है, जिसमें छठ पूजा की तैयारी के दौरान लोग आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से पानी के ऊपर झाग तैर रहा है। यमुना में अमोनिया की मात्रा भारी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरे की वजह से बढ़ रही है। इस वजह से न केवल यमुना का पानी जहरीला हो गया है, बल्कि दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। पानी जहरीला जरूर है, लेकिन छठ पूजा मनाने वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से उन्हें इसी पानी में आस्था की डुबकी लगानी पड़ रही है। तो बहुत गंदा है, क्या करें, लाचार में नहाना पड़ता है। छठ पर्व करती हूँ हम लोग। जमुना जी में मैं नहाने आई हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है और नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है।
आपको बता दें, यमुना के जहरीले पानी और कोरोना संक्रमण की वजह से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस साल यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हो गई है। बिहार और यूपी के साथ साथ दुनिया भर में इस महापर्व को मनाने वाले पवित्र स्नान कर पूजा की शुरुआत कर चुके हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होने वाला महापर्व छठ अगले 4 दिनों तक चलता रहता है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। छठ महापर्व में इस बार 9 नवंबर को खरना किया जाएगा और 10 नवंबर मुख्य छठ पूजन है और फिर अगले दिन यानी 11 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पर्व के व्रत का पारणा किया जाएगा। इस सूरज भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। आज पहला दिन नहाए खाए 4 दिन का पर्व होता है और ये हम सभी लोग भाई बहनों लोग मिलकर मनाते हैं। आज से नहा खाए हम लोग का है, कल खरना होगा, परसों हम लोग का लोहर होगा, उसके बाद पारण हो जाएगा। साड़ी हो या सूट, सूप हो या डाला, सब पर मधुबनी पेंटिंग की ऐसी कलाकृति हो रही है कि जो भी देखे देखता रह जाए। शानदार चित्रकारी से सराबोर इन सामानों की तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ छठ पूजा के लिए जो भी सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं उन्हें मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से मधुबनी पेंटिंग में महारत हासिल रखने वाली ये लड़कियां छठ पूजा का सामान तैयार कर रही हैं। छठ पूजा के इन सामानों में साड़ी, सूट, सूप, डाला, टी शर्ट के साथ साथ कई और चीजें शामिल हैं। खास बात यह है कि इनका ये सामान बिहार के बाहर मुंबई और पुणे के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत कई और देशों को भी भेजा जाता है। फिर 1-2 ट्राई करते करते हमारा अभी साड़ी का अच्छा स्टॉक चल रहा है। साड़ी, गमछा, दुपट्टा, सूट एंड इसी के साथ पोटली हम लोग बना रहे हैं। जितने लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं वो लोग थोड़ा सा चाह रहे हैं क्यों ना हट के करें। आप प्रसाद को पोटली में डाल के मधुबनी के पोटली में डाल के देंगे। मां काली की विदाई के मौके पर फिर एक बार कोलकाता में सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य की शानदार तस्वीरें देखने को मिली। मां काली की विदाई के मौके पर बंगाली महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म अदायगी की और धुनुची नृत्य कर घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। सिंदूर खेला के दौरान जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, वहीं मां काली को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य से समा बांध दिया। जो लोग धुनुची नृत्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुनुची नाच असल में शक्ति नृत्य है। बंगाल की परंपरा के मुताबिक मां काली को प्रसन्न करने के साथ साथ शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए धुनुची नृत्य किया जाता है। हम लोग बहुत मजा करते हैं, सब आपस में मिलके। यहाँ जितना भी दुकानदार हैं, जितना भी हम लोगों का घर वाले हैं, सब मिलके एक साथ ये पूजा मनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। पूरा इलाका का लोग भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं इस पूजा में। ये स्पेशल ट्रेन वो ट्रेन है जो भगवान श्री राम से जुड़े तमाम पर्यटक और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने निकल पड़ी है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से श्री रामायण यात्रा कराने की जो योजना बनी थी, उसी के तहत दिल्ली से स्पेशल रामायण सर्किट ट्रेन चल पड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई ये ट्रेन अयोध्या से होते हुए नंदीग्राम, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, सीतामढ़ी और चित्रकूट होते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। इस डीलक्स एसी ट्रेन में AC 1 और AC 2 डिब्बे हैं। खास बात यह है कि हर कोच के लिए CCTV कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुरक्षा विशेषताएं भी हैं। ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट, 1 आधुनिक रसोई घर और हर कोच में शॉवर कक्ष भी है। इस ट्रेन के किराए की बात करें तो सेकंड AC के लिए 82,950 रुपए प्रति व्यक्ति और फर्स्ट AC के लिए 1,02,095 रुपए रखा गया है। इस किराए में AC होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है। साथ ही ट्रैवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। IRCTC से लगभग 5वां टूर है, तो मेरे चारों टूर का अनुभव बहुत अच्छे रहे। सबसे बड़ी बात है कार्तिक का महीना है और हमें इतनी अच्छी जगह यात्रा हो रही है इस बहाने से कि उसका तो कोई है ही नहीं, जवाब नहीं है कुछ भी। बहुत ज्यादा अच्छा, एंट्री करते ही गेट के अंदर जो स्वागत हुआ है ना, उसका तो हमने सब सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा। भारतीय सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक मैराथन का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत राष्ट्रीय मैराथन सर्किट पर राजौरी की शान बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया था।
इस मैराथन के बाद प्रतियोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और फिनिशर पदक के साथ 4 लाख रुपए नकद के पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना की एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ने राजौरी जिले के ALG में राजौरी मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में जम्मू कश्मीर, नौशेरा, अखनूर और पुंछ जैसे दूर दराज के स्थानों से आए करीब 1200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। तो आज यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया, जो कि टोटली फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करता है और फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो जो इस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक इनिशिएटिव चलाया गया ताकि जो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो फिट रहें। ये शानदार महफिल सजी है एक क्रूज पर, जहां नाच गाने के साथ साथ लजीज व्यंजन के साथ साथ तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आप इस क्रूज के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, ये शानदार क्रूज सेवा गुजरात के केवड़िया में उस जगह पर शुरू हुई है जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी मौजूद है। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास ही नर्मदा नदी में क्रूज सफारी की शुरुआत की गई है। इस क्रूज के जरिए न केवल आप नर्मदा नदी और उसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले सकते हैं, बल्कि क्रूज पर बच्चों के लिए गेम्स, डिनर और कल्चरल प्रोग्राम का भी मजा ले सकते हैं। क्रूज में मतलब आप बोर तो हो ही नहीं सकते। अपर डेक सबसे बड़ी बात है, अपर डेक आने के लिए हमें अलाउड कर दिया और इतने अच्छे से हम लोग यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये हिमालय की गोद में बसा चीन की सरहद पर भारत का अंतिम गांव कुटी है। आम लोगों के लिए यहाँ पहुँचना जंग जीतने जैसा है, फिर भी इस खूबसूरती का मजा लेने के लिए साहसी लोग यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। आपको बता दें कि कुटी पहुँचने के लिए पिथौरागढ़ से 200 किलोमीटर का कठिन सफर तय करना होता है। गगनचुंबी पहाड़ों के बीच करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसे कुटी गांव में 6 महीने ही रहना हो पाता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से बाकी दुनिया से इसका संपर्क कट जाता है। ना तो यहाँ बिजली है, ना होटल और ना रिजॉर्ट, फिर भी सैलानी है कि यहाँ पहुँच ही जाते हैं। गर्भाधार है, वहाँ से गर्भाधार से पैदल आया था यहाँ पे को। उस समय का अनुभव अलग था, इस समय का अनुभव अलग है, क्योंकि अब यहाँ पर रोड आ चुकी है और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा मिल चुकी है और जगह जगह पर होम स्टे खुल चुके हैं। अपने आप में जो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते थे, आज वाकई में लगा कि हमारी उत्तराखंड की पूरी बॉर्डर एरिया जो है वो वाकई में देवभूमि से आच्छादित है। खास बात यह है कि बॉर्डर के इस अंतिम गांव में एक ही दुकान है जो आने जाने वाले सैलानियों के अलावा ITBP के जवानों से आबाद रहती है। यहाँ के लोग आज भी ऊन के कारोबार से जुड़े हैं। कुटी में सुविधाएं भले कम हो, लेकिन यहाँ प्रकृति ने अपना खजाना जमकर लुटाया है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। यूरोपीय देश जॉर्जिया के जेल में बंद वहां के पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर में जॉर्जिया की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब जेल के अंदर उनकी तबीयत के बिगड़ने की खबर आई और जैसे ही खबर फैली, उनके कई समर्थकों ने रुस्तावी जेल के बाहर ही तंबू गाड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी जेल की ओर कूच कर गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शन में शामिल कई लोग तंबुओं में चले गए। इन लोगों ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में जेल के बाहर प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। दरअसल मीशा के नाम से मशहूर मिखाइल साकाशविली 2004 से लगातार 2 बार जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए थे, जिन पर सत्ता में रहते हुए विरोधियों पर ज्यादती के आरोप में कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद वो यूक्रेन जाकर वहां के नागरिक बन गए थे, जिन्हें उनकी गैर मौजूदगी में ही 3 साल पहले कैद की सजा सुनाई गई थी और 1 अक्टूबर को यूक्रेन से लौटे तो उन्हें जॉर्जिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिनकी तबीयत जेल में भूख हड़ताल की वजह से बिगड़ने की खबर फैली तो पूर्व राष्ट्रपति के कई समर्थक उनकी रिहाई के लिए जेल के बाहर जम गए।
इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के एक 13 साल के लड़के के जनाजे में सैकड़ों की भीड़ जुटी और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 3 दिन पहले इजराइल की सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प में 13 साल के इस लड़के को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़के की मौत के बाद उसके जनाजे में सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा के दौरान उसे वहां के रिवाज के मुताबिक फौजी सम्मान दिया गया और कुछ नकाबपोश फौजियों ने हवा में फायरिंग कर अपने गुस्से का इजहार किया। फिलिस्तीन के झंडे में लिपटे उसके शव को वहां के फौजी अधिकारियों ने भी कंधा दिया। इस दौरान लोगों का हुजूम उनके पीछे नजर आया। गुस्साए लोगों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 54 साल से वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से वहां इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के बीच जंग भी जारी है, जिसमें नाबालिग बच्चे और महिलाएं भी मारी जाती हैं, जिनके जनाजे में प्रदर्शन करके फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट अगली पीढ़ी में जंग की आग जलाए रखना चाहते हैं। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी के आग उगलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस ज्वालामुखी को फटे 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो अब तक शांत नहीं हुआ है। और तो और ये पहले से ज्यादा ताकत से आग उगलता नजर आ रहा है। रात होते ही दुनिया तो सो गई, लेकिन घुप अंधेरे में भी इस ज्वालामुखी का तांडव जारी रहा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें किसी फव्वारे की तरह लावा फूटता नजर आया। आग उगलने वाले इस ज्वालामुखी में धमाके भी सुने गए। धमाकों के साथ ही उससे निकलने वाले अंगारे आसमान में उड़ते नजर आए। 1.5 महीने पहले फटा ये ज्वालामुखी सिर्फ लावा ही नहीं उगल रहा, बल्कि इससे निकलने वाली जहरीली गैस ने टापू का दम घोट दिया। इतना ही नहीं, उससे काली राख का ऐसा गुबार उठता नजर आया मानो राख के बादल ही आसमान में मंडरा रहे हो। बताया गया है कि ला पाल्मा द्वीप पर फटे इस ज्वालामुखी से अब तक लगभग 2000 इमारतों को नुकसान पहुंच चुका है, जबकि 7000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग समेत उत्तरी चीन के कई इलाकों में आए बर्फीले तूफान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को भी चौकन्ना कर दिया गया है, ताकि बर्फबारी से बेहाल इलाकों में लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर राजधानी बीजिंग पर पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि ज्यादातर सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया और गाड़ियों का चलना इन सड़कों पर दूभर हो गया। हालात बिगड़ते देख फौरन राहत टीमों को मोर्चे पर लगाया गया, जिन्होंने खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सड़कों से बर्फ हटाने के काम में पूरी ताकत झोंक दी। उधर चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दिए। वहां बर्फीले तूफान के कारण हवाई सेवा रोकनी पड़ी और एयरपोर्ट पर खड़े विमानों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम गई कि उसे हटाने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन को कड़ाके की ठंड में भी खूब पसीना बहाना पड़ा। इस बर्फीले तूफान की मार से वहां की सड़कें, स्टेडियम, ट्रक और कारें कुछ भी नहीं बच पाए। इन हालात में जो लोग रोजमर्रा के जरूरी काम के लिए अपने घरों से निकले, उन्हें आसमान से बरस रही बर्फ का सामना करना पड़ा। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलकर इस कदर बढ़ गई कि गाड़ियों की रफ्तार से थम गई। हाईवे पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम करती दिखी, जबकि कुछ इलाकों में तो राहत टीमें फावड़े की मदद से बर्फ हटाती नजर आई। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सर्द और अंधेरी रातों में लाइट फेस्टिवल की धूम दिखी। सर्दियां शुरू होते ही नॉर्वे में रातें बढ़ी और दिन छोटे होने लगते हैं। आमतौर पर दोपहर बाद ही अंधेरा छाने लगता है, लेकिन ऐसी अंधेरी शाम में भी राजधानी ओस्लो रोशनी में डूबी नजर आई। वहां की सड़कें और चौराहे लेजर लाइटों से जगमगाते दिखे। इस लाइट फेस्टिवल की सबसे बड़ी खासियत पृथ्वी की तरह नजर आने वाला एक बड़ा सा बैलून था। जमीन से कुछ ऊंचाई पर मौजूद इस बड़े से गुब्बारे में लेजर लाइट के जरिए ऐसा कमाल किया गया कि वो अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी की तरह दिखाई दिया। Provide an opportunity for the public to look at the Earth as they've never seen it before and almost pretend they're an astronaut. इसी तरह सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को भी दिखाया गया। लेजर लाइट और तकनीक के कमाल से ओस्लो का आसमान जगमगाता दिखा। वहाँ एक से बढ़कर एक आकृतियां नजर आई। बड़ी तादाद में लोग भी इस लाइट फेस्टिवल में शामिल हुए और जमकर मस्ती की।